आप सभी प्रशिक्षु अध्यापक एवं अध्यापिकाओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? सो फ्रेंड्स, आज हम सोल्व करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 4 जो कि है हिंदी का। और आपका अपने YouTube चैनल ऑनलाइन शिक्षण में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम एक एक करके बहुत अच्छे से क्वेश्चन को समझते हुए सोल्व करते चलेंगे और मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि मेरे बताने से पहले आप उसका आंसर ज़रूर दें। और फ्रेंड्स, आपको ये क्लास रेगुलर लेनी है, आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल साबित होगी। और दोस्तों, आपके एग्जाम होने से पहले पहले आपको 15 से 20 प्रैक्टिस सोल्व बहुत अच्छे से सोल्व कराए जाएंगे, जिससे क्या होगा, आपकी परफॉर्मेंस बूस्ट अप होगी और बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ आप अपना एग्जाम दे करके आएंगे। दोस्तों, सबसे बड़ी चीज़ होती है आत्मविश्वास। अगर आपने आत्मविश्वास पा लिया है तो आप समझ लीजिए कि आधी लड़ाई तो आप यहीं पे जीत चुके हैं। और बाकी बची कैसे जीतेंगे? अपना रोज प्रैक्टिस सेट लगाइए, रोज प्रैक्टिस सेट दीजिए, आपकी परफॉर्मेंस बहुत इंप्रूव होगी, उससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्टअप होगा। तो दोस्तों, चलिए अब बिना देरी के करते हैं शुरुआत। आपने तो चीटिंग करके फटाफट से कर भी दिया होगा पहला क्वेश्चन। तो चलिए, सबसे पहले निर्देश पढ़ना जरूरी होता है किसी भी काम को करने से पहले, ठीक है। नीचे दिए गए प्रश्नों के सही सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को हमें चुनना होगा। तो आपके लिए पहला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सिखाने के लिए सबसे अधिक जरूरी क्या होता है? आपके सामने 4 ऑप्शंस है, फटाफट से आप ही पढ़िए, मैं तो बस सही बताऊंगी आपको। 3 सेकंड का टाइम आपके पास है, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए मुझे। हाँ, तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर होगा 4, ऑप्शन नंबर 4। क्यों होगा? कोई बताएगा? नहीं बताएगा? कोई बात नहीं, मैं बताऊंगी, ठीक है। इन्होंने क्या पूछा है कि प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा को सिखाने के लिए सबसे अधिक जरूरी क्या चीज है। तो दोस्तों, बात हो रही है प्राथमिक स्तर वाले बच्चों की, ठीक है। और आपने देखा होगा कि प्राथमिक जो छोटे बच्चे होते हैं वो किस तरह से ज्ञान का अर्जन करते हैं, किस तरह से सीखते हैं। वो तब सीखते हैं जब उनके प्रत्यक्ष यानी सामने कोई चीज़ हम चित्र के या फिर फोटो के या आप कह लीजिए कि शिक्षण सामग्री होती है उनके माध्यम से हम उनके सामने वो चीज़ दिखाए, यानी प्रिंट अवस्था में उसको दिखाए, तो ये बहुत जल्दी सीखते हैं, ठीक है। तो सबसे ज़रूरी क्या चीज़ होती है छोटे बच्चों के लिए? उनके समकक्ष जो है चित्र उपस्थित होना चाहिए, यानी प्रिंटेड कोई वस्तु दिखाए तो उन्हें बहुत अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। तो ये आपके लिए ज़रूरी है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 92। बच्चे बोलचाल की भाषा का अनुभव लेकर विद्यालय आते हैं, इसका अर्थ क्या होगा? ठीक है, बताइए मुझे कि अगर बच्चे बोलचाल की भाषा का अनुभव लेकर ही विद्यालय आते हैं, जब वो 3 या 4 साल के हो जाते हैं, बोलना शुरू कर देते हैं, उनके पास कुछ अनुभव होते हैं, कुछ उनके पास शब्द होते हैं, शब्दों का संग्रह होता है जिसको लेकर के वे विद्यालय आते हैं, तो क्या करना चाहिए, उसका क्या अर्थ है? ऑप्शन ए, बच्चों के भाषाई अनुभवों को कक्षा के बाहर रखा जाए। क्या ऐसा होना चाहिए? बिल्कुल नहीं, ये तो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। आगे देखते हैं, बच्चों की बोलचाल की भाषा न सिखाई जाए। ऐसे कैसे हो सकता है भाई? विद्यालय किस लिए आते हैं अगर बोलचाल की भाषा ही ना सिखाई जाए? तो ये भी नहीं होगा। आगे देखते हैं, थर्ड ऑप्शन, बच्चों की बोलचाल की भाषा को सुधारा जाए। अच्छा, कोई बात नहीं, हमें सबसे उपयुक्त चुनना है, लेकिन आगे भी देखते हैं। ऑप्शन नंबर 4 है, बच्चों की भाषाई अनुभव का उचित प्रयोग किया जाए। हाँ जी, बिल्कुल एक्यूरेट, आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है कि जो अनुभव बच्चे अपने घर से विद्यालय में लेकर आते हैं उनका उचित प्रयोग करना सिखाया जाए, ठीक है। आपको क्लियर हुआ ये क्वेश्चन? आगे चले, आगे आ जाते हैं थर्ड क्वेश्चन कि भाषा सीखने सिखाने में आप किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? बाल साहित्य को, संज्ञानात्मक विकास को, या फिर सामाजिक अंतःक्रिया को, या फिर दृश्य श्रव्य सामग्री को? बताइए इसका आंसर क्या होगा। भाषा सीखने सिखाने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या होता है?
ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल सही है, सामाजिक अंतःक्रिया। यानी इंसान कैसे होते हैं, एक सामाजिक पशु होते हैं, सोशल एनिमल्स होते हैं। तो वो क्या होते हैं, जब उनकी भाषा का निर्माण होता है या कह लीजिए वो सीखना शुरू करते हैं भाषा को, तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया है उनके आसपास के समाज को, उनकी अंतःक्रिया को, सामाजिक। ठीक है, आपको क्लियर हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 94 क्या है, हिंदी भाषा शिक्षण का यह प्रयास होना चाहिए कि वे, इनमें से ऑप्शन छांटिए जो सबसे उपयुक्त है। बच्चों की शिक्षाप्रद बाल साहित्य पढ़ने के भरपूर अवसर दे, ये होगा क्या? या फिर बच्चों की भाषा संबंधी सहज रचना शक्ति को बढ़ने का अवसर दे, बच्चों की मातृभाषा के स्थान पर हिंदी भाषा को ही कक्षा में स्थान दे। देखना कितनी गलत बात की है। बच्चों द्वारा मानक भाषा का ही प्रयोग करने के लिए अवसर दे। अब बताइए भाषा शिक्षक का यह प्रयास क्या होना चाहिए? अगर कोई शिक्षक है, भाषा सिखा रहा है, तो उसका क्या प्रयास होना चाहिए? जी बिल्कुल, इसका उपयुक्त होगा आंसर नंबर या फिर ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि हिंदी भाषा शिक्षक का यह प्रयास होना चाहिए कि वे बच्चों की भाषा संबंधी सहज रचना शक्ति को बढ़ने का अवसर दिए। ठीक है, यही होना चाहिए इनका सही जवाब। बात करें क्वेश्चन नंबर 95 की, कक्षा 5 के बच्चों के भाषा आकलन के संदर्भ में आप किस सवाल को सबसे कमजोर मानते हैं? आपसे 4 सवाल दिए गए आपके ऑप्शन में, इसमें से सबसे कमजोर सवाल आप किसको कहेंगे? पहला है, ईदगाह कहानी में हामिद ने मेले से क्या खरीदा था। कक्षा 5 के लिए क्या ये उपयुक्त सवाल होगा? या फिर केशव सबसे क्या कहता होगा, कल्पना करके केशव के शब्दों में लिखो। क्या ये सबसे आसान या फिर आप कह लीजिए कमजोर सवाल है? नहीं, बिल्कुल नहीं लगता। आगे देखते हैं ऑप्शन नंबर 3, यदि इला तुम्हारे स्कूल में आए तो उसे किन किन कामों में परेशानी होगी? नहीं। 4th है, अपने दोस्तों से पूछकर पता करो कि कौन किस बात से घबराता है। तो दोस्तों इसमें पूछा गया है कि सबसे कमजोर सवाल कौन सा होगा, तो है ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि ये तो 2nd 3rd क्लास के बच्चे भी बता देंगे कि मेले से हामिद ने क्या क्या खरीदा जब हम उसे कहानी सुनाते हैं। लेकिन जो ये 3 ऑप्शन और दिए गए हैं आपको, इनमें क्या होता है, बच्चे की तर्क शक्ति का विकास होता है, उसे सोचने की ज़रूरत पड़ रही है। ठीक है, इसमें कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है पहले में। तो सबसे कमज़ोर सवाल होगा, ईदगाह कहानी में हामिद ने मेले से क्या खरीदा। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 96, डैश भाषा का अति महत्वपूर्ण प्रकार्य है, कौन सा? लेखन, सुनना, अक्षर ज्ञान या फिर संप्रेषण? जल्दी बताइए, आपने ये सब चीजें पहले से पढ़ी हुई है, आशा करती हूँ आप बहुत जल्दी जल्दी इसका सवाल का जवाब देंगे। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है, संप्रेषण। संप्रेषण क्या होता है? कम्युनिकेशन, यानी 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों की जरूरत पड़ती है इसमें, और अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। भाषा का सबसे महत्वपूर्ण अंग यही होता है, संप्रेषण। ठीक है, आपको समझ आया? आगे चले। 97 क्वेश्चन है, सुनने और लिखने की कुशलता का आकलन करने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है, वो आपको बताना है। सबसे पहले है सुनी गई कहानी को शब्दांश लिखना, या कविता सुनना और शब्दांश लिखना, या फिर कविता सुनकर प्रश्नों के उत्तर लिखना, या सुनी गई कहानी को अपने शब्दों में लिखना। सबसे अच्छा कौन सा इनका विकल्प होगा जो कुशलता का आकलन कर सके? आपको वो चुनना है इनमें से। तो दोस्तों सबसे उपयुक्त आंसर इसका ऑप्शन नंबर 4 है, सुनी गई कहानी को अपने शब्दों में लिखना। यही सबसे उपयुक्त कुशलता का आकलन करने का सबसे अच्छा तरीका माना जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 98, क्या पूछा गया है? सार्थक पढ़ते समय कभी कभी वाक्यों शब्दों की पुनरावृत्ति करता है, यह भाषाई व्यवहार दर्शाता है कि ऑप्शन, उसे लंबे शब्दों को पढ़ने में कठिनाई होती है, या फिर वह पढ़ने में अधिक समय लेता है, या फिर वह अटक अटक कर ही पढ़ सकता है, या फिर ऑप्शन नंबर 4 वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश करता है। तो बताइए पुनरावृत्ति कोई विद्यार्थी पढ़ते समय क्यों करता है? सबसे उपयुक्त आंसर इसका क्या होना चाहिए? तो ऐसा तो नहीं है कि वह अटक अटक कर ही पढ़ सकता है अगर वो पुनरावृत्ति कर रहा है। ठीक है, वह पढ़ने में अधिक समय लेता है, ये भी इसका कोई उपयुक्त आंसर नहीं होगा। और लंबे शब्दों को पढ़ने में कठिनाई होती है, ये भी नहीं मान सकते, क्योंकि अगर कठिनाई होती तो वो उन शब्दों का बार बार पुनरावृत्ति क्यों करता? सोचने वाली बात है।
तो इसका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। क्यों? क्योंकि सार्थक पढ़ते समय कभी कभी वाक्यों व शब्दों की पुनरावृत्ति करता है। यह भाषाई व्यवहार दर्शाता है कि वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, समझ आया आपको? आगे चले। क्वेश्चन नंबर 99 है, हिंदी भाषा में आकलन का उद्देश्य नहीं है। आकलन का उद्देश्य कौन सा नहीं है वो हमें बताना है। ऑप्शन ए, बच्चों की भाषागत त्रुटियों की ही पहचान करना, या बच्चों की भाषा प्रगति को अभिभावकों और अन्य शिक्षकों को बताना, या भाषा सीखने के संदर्भ में प्रत्येक बच्चे की विशेष आवश्यकता की पहचान करना, या भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया को उन्नत बनाना। कौन सा नहीं है उद्देश्य वो बताना है। ठीक है, जल्दी बताइए, आपके लिए 3 सेकंड है। तो दोस्तों बिल्कुल साफ इसका आंसर हमारे सामने है। क्या होना चाहिए कि बच्चों की भाषा प्रगति को अभिभावकों और अन्य शिक्षकों को बताना। क्या ये उद्देश्य है कि अगर हम भाषा के आकलन का उद्देश्य देखें कि क्या उद्देश्य होगा, तो उसका ये नहीं होता कि वो जाके अभिभावकों और शिक्षकों को बताए कि मैंने भाषा में इतनी प्रगति की है। ऐसा तो नहीं होता ना। बाकी तीनों है, ये तीनों इसके उद्देश्य है। ठीक है, क्लियर हुआ आपको? क्वेश्चन नंबर 100 आपके सामने है कि आपके विचार से प्राथमिक स्तर पर उत्कृष्ट लेखन कार्य का उदाहरण है। कौन सा? पहला है किसी आंखों देखी घटना का लिखित वर्णन करना, या फिर छुट्टियां कैसे मनाई इस विषय पर अनुदेशन लिखना, या मेरे सपनों का भारत विषय पर अनुदेशन लिखना, या फिर आप कह सकते हैं कि पाठ्य पुस्तक से इतर कठिन शब्दों का श्रुतलेख करना। इनमें से कौन सा है प्राथमिक स्तर पर उत्कृष्ट लेखन का कार्य? सबसे उपयुक्त आंसर आपको इनमें से चुनना है। तो कौन सा होगा वो? जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी जल्दी। जी, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही है। हमारे विचार से प्राथमिक स्तर पर उत्कृष्ट लेखन कार्य का उदाहरण किसी आंखों देखी घटना का लिखित वर्णन करना है। इससे विद्यार्थी की लेखन शैली का विकास होगा। ठीक है, इसीलिए सबसे उपयुक्त आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। भाषा सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पहला, बच्चे विभिन्न संचार माध्यमों से ही भाषा सीखते हैं। दूसरा, बच्चों के भाषा अर्जन करने की जन्मजात क्षमता होती है। या फिर तीसरा, बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता नहीं होती। चौथा है, बच्चे विद्यालय आकर ही भाषा सीखते हैं। कौन सा कथन सही है ये हमें बताना है। जल्दी बताइए। जी हाँ, जिसने भी इसका आंसर या फिर ऑप्शन नंबर 2 सिलेक्ट किया है उनका बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि भाषा सीखने के संदर्भ में यही कथन सही है कि बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता होती है, जबकि अन्य 3 गलत है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 102 क्या है। डिस्ग्राफिया से प्रभावित बच्चों को मुख्य रूप से डैश में कठिनाई होती है। किसमें? लिखने में, सुनने में, बोलने में या फिर पढ़ने में। डिस्ग्राफिया, ये तो आपने बिल्कुल, ये जितनी भी इस तरह की ये प्रभावित करने वाली बीमारियां है ना, डिस्ग्राफिया जो भी है, इनके 3-4 टाइप्स, वे आपको बिल्कुल क्लियर करके जाने हैं, क्योंकि ये रिपीटेड, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, और अगर कोई डीएलएड वाला बच्चा भी देख रहा है तो उसे भी ये चीज़ समझनी चाहिए, क्योंकि उनके एग्जाम में भी इस तरह का प्रश्न आता है। तो बताइए, डिस्ग्राफिया में किस चीज़ से प्रभावित होते हैं? क्या करने में दिक्कत होती है उन्हें? हाँ जी, जल्दी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जिसने बताया उनका बिल्कुल सही है। डिस्ग्राफिया में क्या होती है? लिखने में कठिनाई होती है। अगर आपको ये चीज़ याद नहीं होती, अगर आप भूलते हैं ना, तो मैं आपको छोटी सी ट्रिक बताती हूँ कि आप इसको ऐसे पढ़िए, डिस्ग्राफिया। डिस को हटा दीजिए 1 मिनट के लिए। ठीक है, ग्राफिया, ग्राफ बनाना होता है। तो कैसे बनाओगे आप? लिखकर बनाओगे, बोलकर बनाओगे, सुनकर बनाओगे या फिर पढ़ के बनाओगे? अगर आपको ग्राफ बनाना है किसी चीज़ का तो डेफिनेटली लिखकर ही बनाओगे ग्राफिया। ठीक है, आपको क्लियर हुआ? अब ग्राफ कैसे बनाते हैं? लिखकर बनाते हैं। और डिस्ग्राफिया बता दिया इन्होंने कि डिस मतलब नहीं, बना नहीं सकते, ग्राफ नहीं बना सकते। कैसे? लिख के। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको रिलेट कर सकते हैं कि ग्राफ लिखकर बनाना होता है, तो डिस्ग्राफिया मतलब लिखने वाली बीमारी। ठीक है, लिखने में कठिनाई होने वाली बीमारी।
आपको क्लियर हुआ? आगे चले, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्राथमिक स्तर की हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में आप किसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? ऑप्शन नंबर ए, हिंदी भाषा को विविध रूप देने वाली रचनाएं, या फिर बहुत प्रसिद्ध लेखकों की प्रसिद्ध रचनाएं, नैतिक मूल्यों वाली कहानी कविताएं, या बहुतायत में दिए गए अभ्यास कार्य। सबसे महत्वपूर्ण कार्य इनमें से कौन सा होता है या क्या माना जाता है प्राथमिक स्तर के लिए? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि प्राथमिक स्तर की हिंदी भाषा पाठ्य पुस्तक में हम हिंदी भाषा को विविध रूप देने वाली रचनाओं को सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। क्योंकि अगर विविध रूप की रचनाएं नहीं होगी तो जो प्राथमिक स्तर के बच्चे हैं उनका इंटरेस्ट कैसे आएगा, उनकी रुचि कैसे उत्पन्न होगी, वो कैसे समझने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए सबसे उपयुक्त आंसर इसका यही होगा। ठीक है, आगे देखें क्वेश्चन नंबर 104। क्या है कि बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषाएं? ऑप्शन नंबर ए, भाषा सीखने की प्रक्रिया को बाधित करती है, यह संसाधन के रूप में कार्य कर सकती है, या फिर शिक्षक के लिए बेहद जटिल चुनौती है, या आकलन की प्रक्रिया को बाधित करती है। बताइए आप जल्दी। बहुभाषिक कक्षाओं में बच्चों की भाषाएं, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल उपयुक्त है, संसाधन के रूप में कार्य कर सकती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर क्या है, उसका मुख्य आधार क्या है वो स्पष्ट कीजिए। पहला है भाषा की जटिल संरचनाएं, या फिर भाषा की पाठ्य पुस्तकें, भाषा का लिखित आकलन, या भाषा की उपलब्ध परिवेश। इनमें से आपको एक सबसे सही आंसर चुनना है। भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर का मुख्य आधार क्या होगा? जी दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। जिसने भी आंसर दिया है, भाषा का उपलब्ध परिवेश इनका मुख्य अंतर होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्या करना है कि नीचे आपको एक गद्यांश पद्यांश दिया गया है, उसको पढ़कर उसके पूछे हुए प्रश्नों के बिल्कुल सही उपयुक्त आंसर चुनने हैं। क्या है ये, चलो पढ़ते हैं। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, है अनिश्चित किस जगह पर सरित गिरी गहर मिलेंगे, है अनिश्चित किस जगह पर बाग वन सुंदर मिलेंगे, किस जगह यात्रा खत्म हो जाएगी, यह भी अनिश्चित है, अनिश्चित कब सुमन कब कंटकों के शर मिलेंगे, कौन सहसा छूट जाएंगे या कौन सहसा छू जाएंगे, मिलेंगे कौन सहसा आ पड़े कुछ भी रुकेगा, तूने ऐसी आन कर ले, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग कविता लगी मुझे तो ये, और बहुत ही आपको कह सकते हैं कि एक प्रेरणा देने वाली है कि कहीं जाने से पहले अपने रास्ते की, अपने जो मार्ग है जहां आपको पहुंचना है, अपने एम की पहचान कर ले। जहां आप जाना चाहते हैं उसमें आपको उतार भी मिलेंगे, चढ़ाव भी मिलेंगे, बहुत अच्छे मोमेंट्स भी आएंगे, उसमें खराब भी आएंगे, तो सब कुछ एक साथ समेट के चलना है, बहुत अच्छे से चलना है। तो चलिए, अब कविता ने तो अपना संदेश हमें दे दिया है, लेकिन अब हमें इसके प्रश्नों के उत्तर भी देने हैं। तो चलिए चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पूछा गया है कविता की पंक्तियों में यात्रा की किस विशेषता की ओर संकेत किया है। आपको बिल्कुल आंसर देने हैं, इतने अच्छे से मैंने बताया है। ऑप्शन ए साहस की ओर, कठिनाइयों की ओर, या फिर सुखों की ओर, या फिर अनिश्चितता की ओर। कौन सा इसका बिल्कुल उपयुक्त आंसर होगा, आप बताइए। जी आपने बिल्कुल सही पहचान। क्या कहा गया है कविता की पंक्तियों में कि कठिनाइयों की ओर संकेत किया। कठिनाइयों की ओर संकेत क्या है, और कहा है कि कोई भी राह हो उसमें कठिनाइयां तो आती ही है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला 107। क्या है, कविता में आए सुमन और कंटक किस भाव के प्रतीक है, प्रिय और अप्रिय के, फूल और कांटे के, बाग और वन के, या फिर सुख और दुख के। जल्दी बताइए। यहाँ इन्होंने जो सुमन और कंटक की बात की है ये दर्शाता है सुख और दुख। हमारे जीवन में सुख और दुख का अपना ही अलग एक महत्व होता है, और ये हर एक के जीवन में आने ज़रूरी है। ऐसा कोई नहीं होता जो हमेशा सुखी रहता हो, और ऐसा भी कोई नहीं होता जो हमेशा दुखी ही रहता हो। ठीक है, क्लियर हुआ आपको? आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है इसका।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, कविता की पंक्तियों में कवि व्यक्ति को किस बात की प्रेरणा दे रहा है? ऑप्शन ए, हर स्थिति में आगे बढ़ने की, या हर स्थिति में साहस दिखाने की, या पर्वतों को देखकर न डरने की, या गहरी नदियों से ना डरने की। तो बताइए कवि ने क्या प्रेरणा दी है? जी बिल्कुल, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। कवि ने कहा है कि कोई भी परिस्थिति हो, भले ही वो सुख की हो, दुख की हो, कठिनाई की हो, हर परिस्थिति में आगे बढ़ते रहना है। ठीक है, आपको क्लियर हुआ? आगे 109 क्वेश्चन वहाँ है, इस जीवन यात्रा में ऑप्शन ए सब और सुख है, या कुछ भी निश्चित नहीं है, या सब कुछ निश्चित है, या फिर सब और मुश्किलें हैं। क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में कि जो ये आपके सामने जीवन की यात्रा का वर्णन किया है, इसमें इनमें से उपयुक्त क्या है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी यानी 2 बिल्कुल सही है, क्योंकि प्रस्तुत कविता में बताया गया है कि इस जीवन की यात्रा में कुछ भी निश्चित नहीं है। कब सुख आ जाए, कब दुख आ जाए, हमें कुछ नहीं पता होता। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए शब्दों में सरित का समानार्थी शब्द कौन सा नहीं है? ध्यान रखना है, पूछा गया है कौन सा समानार्थी शब्द कौन सा नहीं है। तो अब बताइए आप इसका आंसर। ठीक है, परवाह, तटनी, जयमाला या फिर नद, कौन सा इनमें से नहीं है? बताइए जल्दी, कौन सा नहीं है? तो दोस्तों जिसने भी ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका बिल्कुल सही है। बाकी तीनों परवाह, तटनी, नद जो है सरित के समानार्थी शब्द है, जबकि जयमाला इसका समानार्थी शब्द नहीं है। अगला क्वेश्चन है, अनिश्चित शब्द में कौन सा प्रत्यय आ सकता है? ता, ते, ती या फिर ती, इनमें से कौन सा प्रत्यय अनिश्चित शब्द में आ सकता है? दोस्तों पहले तो आप मुझे यही बताइए प्रत्यय होता क्या है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है मुझे प्रत्यय क्या होता है, ठीक है? तभी मुझे पता चलेगा कितनी तैयारी है आपकी। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, ता। क्या बन जाएगा ता प्रत्यय लगने के बाद? अनिश्चितता। ठीक है, ऐसे बिल्कुल सही होगा। और प्रत्यय वो होता है जो भी किसी भी मूल शब्द के बाद में यानी लास्ट में लगाए जाते हैं, उसके पीछे लगाए जाते हैं। ठीक है, उपसर्ग वे होते हैं जो उसकी स्टार्टिंग में पहले लगाए जाते हैं। क्लियर हुआ ये सब आपको? चलिए आगे देख। नीचे दिए गए अनुच्छेद को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही और सबसे उपयुक्त उत्तर चुनने हैं आपको। क्या है, जल्दी जल्दी से इसको पढ़ते हैं कि राष्ट्रीय पर्वों और सांस्कृतिक समारोहों के दौरान गीत गाए जाए, कविताएं सुनी और सुनाई जाए, इसे लेकर माता पिताओं, स्कूल और समाज में व्यापक सहमति है। लेकिन गीत कविताएं बच्चों के जीवन में रच बस जाती जाए और उनका भरपूर आनंद लेने लगे, खुद तुकबंदियाँ करने लगे, रचनाएं करने लगे, यह माता पिता को मंजूर नहीं होता। माता पिता को लगता है कि ऐसा करते हुए तो वे उस राह से भटक जाएंगे जिस राह पर उन्हें चलना चाहिए या चलना चाहते हैं, जिस राह से वे उन्हें अपनी सोची हुई मंजिल पर पहुंचाना चाहते हैं। उनकी इस इच्छा से यह निहित है कि बच्चे वैसा कुछ भी नहीं करें जो वे करना चाहते हैं, बल्कि वे वैसा करें जैसा कि माता पिता चाहते हैं। उनके भीतर बच्चे की स्वतंत्रता पूर्वक सीखने की प्रक्रिया के प्रति सतत संदेह और गहरा डर बना रहता है। यही हाल स्कूल का भी है। गीत कविता स्कूल और कक्षाओं की रोज़मर्रा की गतिविधि का हिस्सा बन जाए, यह स्कूल को मंजूर नहीं होता। स्कूल को लगता है कि इस सब के लिए समय कहाँ है, यह पाठ्य पुस्तक से बाहर की गतिविधि है। और शिक्षक और शिक्षा अधिकारी चाहते हैं कि शिक्षक पहले परीक्षा परिणाम बेहतर लाने का काम करे, दूसरी ओर हमारी संस्कृति और समाज में गीत कविता की जो जगह थी वे जगह लगातार सीमित हुई है, यानी कम होती गई है। गीत गाने सुनने सुनाने के अवसर हुआ करते थे, वे अवसर ही गीत कविताओं को गुनगुनाते रह सकने के लिए याद करने को प्रेरित करते थे, सहेजने और रचने के लिए प्रेरित करते थे, उनमें कुछ जोड़ने के लिए प्रेरित करते थे। इन सब के लिए अतिरिक्त प्रयासों की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, वह जीवन शैली का स्वाभाविक हिस्सा था। बच्चों के लिए पढ़ाई और अधिक खेलने कूदने के लिए समय और जगह ही थी। खेलने कूदने की मस्ती के दौरान ही बच्चे बीच से स्वतः ही नए खेलों, तुकबंदियों और खेल गीतों
और बाल गीतों का सर्जन भी हो जाया करता था। उनकी ये रचनाएं चलने में आ जाया करती थी, जबान पर चढ़ जाती थी और सालों साल उनकी टोलियों के बीच बनी रहती थी। समय के साथ साथ उनमें कुछ कमी पाए जाने पर संशोधित होती रहती थी। हमने पूरा पैराग्राफ पढ़ लिया है, अब क्वेश्चन सोल्व करने की बारी है। पहला है, गीत कविता बच्चों के जीवन में रच बस जाए, यह माता पिता को पसंद नहीं है क्योंकि इससे बच्चे, पहला जवाब, केवल कविता ही लिखते रहेंगे या पढ़ाई लिखाई में बहुत पिछड़ सकते हैं, या फिर माता पिता द्वारा तय लक्ष्यों को प्राप्त न कर सकेंगे, या फिर केवल आनंद में ही खोए रहेंगे। इनमें से कौन सा आंसर सबसे उपयुक्त है, जल्दी बताइए। जी, ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही है, माता पिता द्वारा तय लक्ष्यों को प्राप्त न कर सकेंगे। दोस्तों, हमें जो हमने अनुच्छेद पढ़ा है उसी के बेस पर उत्तर देना है, आपको अलग से कुछ नहीं सीखना है या अलग से अपना दिमाग लगा के कोई और आंसर नहीं करना है। उसमें जो बताया गया है उसी के अनुसार हमें उसमें से आंसर्स निकालने होते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। गीत कविता स्कूलों को भी पसंद नहीं है क्योंकि उन्हें लगता है कि यह सीखना बहुत ही कठिन काम है, या फिर स्कूल पढ़ाई लिखाई से इसका कोई संबंध नहीं है, या इससे बच्चों का बहुत समय नष्ट होता है, इससे परीक्षा परिणाम देर से आएंगे। इनसे कौन सा आंसर इसका सही होगा? क्या लगता है स्कूलों को क्यों नहीं कराना चाहिए, क्यों उन्हें पसंद नहीं है? जी, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। अनुच्छेद के अनुसार गीत कविता स्कूलों को भी पसंद नहीं है क्योंकि उन्हें लगता है कि स्कूली पढ़ाई लिखाई से इसका कोई संबंध नहीं है, इसीलिए वो उसे कराना पसंद नहीं करते। आपके लिए अगला क्वेश्चन है, गीत कविता के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? पहला, समाज में इसकी व्यापक सहमति नहीं है, ये संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है, या फिर ये जीवन शैली का स्वाभाविक हिस्सा है, या ये भाषा सृजनात्मकता को पोषित करते हैं। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, ये बताना है आपको। क्वेश्चन बिल्कुल सही से पढ़ा करके बताइए जल्दी। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही है क्योंकि जो हमने अनुच्छेद पढ़ा है उसके अनुसार गीत कविता जीवन शैली का स्वाभाविक हिस्सा था परंतु अब नहीं है। अतः क्या होगा कि दिए गए विकल्पों में से तीसरा जो विकल्प है बिल्कुल सही है कि ये जीवन शैली का स्वाभाविक हिस्सा है। यह कथन जो पूछा गया है सही नहीं है, वो बताना था, तो यही इसका उपयुक्त आंसर है, ठीक है। आगे चलते हैं। 115वां क्वेश्चन है कि शिक्षा व्यवस्था गीत कविता को किस दृष्टि से देखती है? पहला, संपूरक के रूप में, बाधक के रूप में, साधक के रूप में, या फिर सहयोगी के रूप में? फटाफट से इसका आंसर दीजिए आप। तो दोस्तों, इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है क्योंकि क्या होता है कि इन्होंने अनुच्छेद में बताया है कि शिक्षा व्यवस्था गीत कविता को बाधक के रूप में देखती है, ना कि संपूरक, साधक या सहयोगी के रूप में। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद के आधार पर गीत कविता के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? नहीं है, सही नहीं है, ये बताना है आपको। पहला है, बच्चे इसका भरपूर आनंद लेते हैं, या स्कूल और परिवार इसकी महत्ता को समझ नहीं रहे, या फिर इनसे बच्चे अपनी राह से भटक जाएंगे, या फिर ये बच्चों को शब्दों से खेलने का अवसर देते हैं। कौन सा इनमें से उपयुक्त आंसर है, या फिर आपको देखना यह है कि कौन सा कथन सही नहीं है, वो बताना है आपको। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि इससे बच्चे अपनी राह से भटक जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 117वां कि बच्चों के लिए लक्ष्य कौन निर्धारित करता है? शिक्षा अधिकारी, या स्वयं बच्चे, या माता पिता, या फिर स्कूल? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये हमारी लाइफ से बिलोंग हो जाता है कहीं ना कहीं। तो इसका तो आंसर आपका बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए 1% क्योंकि अनुच्छेद में हमने पढ़ा है कि माता पिता को अपनी सोची हुई मंजिल पर पहुंचाना चाहते हैं बच्चों को। तो इससे क्या स्पष्ट होता है कि बच्चों का लक्ष्य उसके माता पिता ही निर्धारित करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए है कि कविताएं सुनी सुनाई जाए में क्रिया है। कौन सी क्रिया है कि कविता सुनी और सुनाई जाए, इसमें कौन सी क्रिया की बात की गई है? अकर्मक, द्विकर्मक, सकर्मक, या फिर प्रेरणार्थक? कौन सी होगी इनमें से क्रिया जिसका प्रयोग किया गया है? तो दोस्तों, जिसने भी इसका ऑप्शन नंबर ए यानी द्विकर्मक बताया है उनका बिल्कुल सही है क्योंकि इसमें 2 क्रियाओं का प्रयोग किया गया है, एक तो सुनना और दूसरा सुनाना, ठीक है। 2 क्रिया का प्रयोग हुआ इसलिए द्विकर्मक है। अगला क्वेश्चन आपके लिए सांस्कृतिक में प्रत्यय है कौन सा?
कै, तिक, कृतिक या फिर इक, कौन सा प्रत्यय प्रयोग किया गया है सांस्कृतिक शब्द में, आपको ये बताना है। दोस्तों जिसने भी ऑप्शन नंबर 4 बताया इसका बिल्कुल सही है, इक प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, क्योंकि संस्कृत जो है मूल शब्द होता है, उसमें इक जुड़ने के बाद सांस्कृतिक बनता है, इसलिए इक प्रत्यय लगाया हमने इसमें। 120वां लास्ट क्वेश्चन है आपका आज का कि मंजूर का समानार्थी शब्द होगा क्या? अच्छा, पसंद, प्रस्ताव या फिर स्वीकार। मंजूर किसका समानार्थी शब्द है, जल्दी बताइए। दोस्तों आज का ये सबसे इजी क्वेश्चन आप कह सकते हैं, क्योंकि ऐसी बातें तो हम हमेशा ही यूज़ करते रहते हैं कि क्या तुम्हें मंजूर है, क्या तुमने ये मंजूर कर लिया, तो ये क्या है, स्वीकार करने का समानार्थी शब्द होता है मंजूर करना। तो दोस्तों आपने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी, बहुत अच्छे से मेरा साथ दिया। ऐसे ही रोज रेगुलर अपनी क्लासेस लीजिए, प्रैक्टिस सेट सोल्व कीजिए, बहुत अच्छा होगा आपके लिए ये सब। और आपका फिक्स टाइम रख दूंगी मैं अगर आप अच्छे से करेंगे, और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना प्लीज़ मत भूलिए, ठीक है। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं कल अगले प्रैक्टिस सेट के साथ, ओके।